नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और सवाल 10 बजे लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। सवाल 10 बजे के शो में आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे टकराव की। सवाल है कि अगर ईरान अमेरिका वार्ता विफल हुए तो आखिर क्या होगा। यह सवाल सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक अर्थव्यवस्था का है। ट्रंप प्रशासन और ईरान के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर है। एक तरफ ट्रंप ईरान में नया नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी पैमाने का हमला युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। अगर किसी तरह की हमला की जाती है तो उसको युद्ध माना जाएगा, यह ईरान ने साफ कर दिया है। ट्रंप ने हाल में ऐलान किया कि अगले सप्ताह फिर से दोनों देशों के बीच वार्ता होगी। हालांकि ईरान अपनी कूटनीतिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि ईरान को यह पता है कि अमेरिका पर इस वक्त भरोसा नहीं किया जा सकता और अमेरिका इधर बातचीत कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ वो कभी भी हमला कर सकता है और इसी वजह से ईरान जो है वो हर स्तर पर अपनी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। अपनी कूटनीतिक स्तर की अगर बात की जाए तो वो तैयारी ईरान ने शुरू कर दी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर वो पहला स्तर क्या है। कूटनीतिक दबाव, यानी चालाकी से कैसे काम कर रहा है वो समझिए आप। ईरान सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन को साथ लेने में कामयाब रहा है और इन देशों ने साफ कर दिया है कि वो अपना हवाई क्षेत्र अमेरिकी हमले के लिए नहीं देंगे क्योंकि इनको डर है कि अगर अमेरिकी के साथ या अमेरिका को सपोर्ट करते हुए नजर आए तो गड़बड़ हो सकती है। हवाई क्षेत्र अगर हमले के लिए दे दिया तो ईरान छोड़ेगा भी नहीं और इन लोगों को कहीं ना कहीं ईरान ने कूटनीतिक दबाव के जरिए साथ लाने में सफलता हासिल की है। यह अमेरिका के लिए बड़ी रणनीतिक बाधा के तौर पर देखा जा रहा है। अब आ जाइए दूसरे स्तर पर। दूसरा स्तर क्या है? वो है सैन्य तैयारी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद माना है कि मध्य पूर्व में 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक ईरानी ड्रोन और मिसाइलों की मारक सीमा में हैं। ये अमेरिकी विदेश मंत्री मान रहे हैं मार्को रूबियो ने कि जो मध्य पूर्व में उनके जो अमेरिकी सैनिक हैं जिनकी संख्या करीब 30 से 40 हजार से ज्यादा है और वो मान रहे हैं कि 30 से 40 हजार से जो ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं वो ईरानी ड्रोन और मिसाइलों की मारक सीमा के अंतर्गत आ रहे हैं। यानी अगर ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया तो अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और उसमें 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक को नुकसान होगा। ईरान के पास लगभग 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और इजराइल के साथ हालिया युद्ध में कुछ मिसाइलें उनकी उन्नत रक्षा प्रणाली को भी भेदने में सफल रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब युद्ध हुआ इजराइल के साथ और उस समय किस तरह से जो उनकी रक्षा प्रणाली थी इजराइल की उसको भेदने में कामयाब रही इजराइल की। अब आ जाइए तीसरे स्तर पर, यानी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। इराक के गुट यानी प्रॉक्सी वॉर की अगर हम बात करें, इराक के गुट, लेबनान का हिजबुल्लाह हो या फिर यमन के हूती, ये सभी ईरान के साथ खड़े होने की बात कह चुके हैं। काताइब हो, हिजबुल्लाह हो, अल नुजाबा हो या फिर बद्र संगठन, ये तैयार है। ये इन्होंने कह दिया है कि अगर उधर से हमला हुआ तो हम ईरान के साथ हैं और जवाब देंगे। हूतियों ने हाल में एक जलते जहाज का एक वीडियो भी जारी किया था जिस पर सिर्फ लिखा था जल्द। यानी जहां अमेरिका ने ईरान को घेरने का वादा किया था तो दूसरी ओर ईरान ने भी अमेरिकी घेराबंदी करके रखी है। यानी एक तरफ से अमेरिका हमला करता है तो दूसरी तरफ घेराबंदी भी कर रखी है। चूंकि ईरान की पुरानी सैन्य तकनीक अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकती इसलिए वो स्वार्म टैक्टिक्स अपना सकता है।
यानी सैकड़ों तेज स्पीड बोट और ड्रोन एक साथ भेजकर दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर सकता है। हाल ही में ईरान ने दावा किया कि उसे 1000 नए रणनीतिक ड्रोन मिले हैं, शायद 136 ड्रोन जिन्हें रूस ने यूक्रेन में इस्तेमाल किया। फिलहाल ये ड्रोन ईरान के शस्त्रागार में है। साफ है कि तैयारी दोनों ओर से जारी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत है देवनाथ सर। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड आशीष सहाय, रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष सर आपका भी। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी साहब, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सोडी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवनाथ सर आपका रुख करना चाहेंगे और समझते हैं कि अगर बातचीत की कोशिश तो की गई और उसकी एक तस्वीर देखने को मिली भी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बेनतीजा दिखती हुई नजर आई। भले ही अमेरिका कह रहा हो कि हम तैयार हैं, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वो भी कह रहा है कि हम भी तैयार हैं। कैसे देखें इस पूरे बातचीत के दौर को, और आगे अगर बातचीत विफल होती है तो उसके बाद क्या तस्वीर रहेगी? आशीष, बातचीत हुई, ये ही बहुत बड़ी सफलता है। अगर हम पिछले हफ्ते सोमवार मंगलवार की सोचें तो ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त युद्ध चालू हो सकता है। लेकिन जैसे ही मंगलवार को ये स्थिर हुआ कि ओमान ने मस्कट में बातचीत होगी, तो अगले 3-4 दिन तक, यानी थर्सडे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तक, शनिवार तक पूरे दुनिया में एक माहौल था उम्मीद से भरा हुआ। आज भी हम आशा कर सकते हैं कि माहौल इसी तरह से उम्मीद से भरा रहेगा। आज कल परसों एप्स्टीन फाइल के लीकेज के तहत कोई हमला नहीं करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और सबसे बड़ी बात है, हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1 या 2 दिन में अगली मुलाकात जो कि अगले हफ्ते होनी है, उसकी तारीख और जगह तय हो जाएगी। जी आशीष। ठीक है सर। आशीष सहाय सर, यूके देवनाथ सर ने बहुत बड़ी बात कही है। पहले तो हमले की हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो ये हो रहा था कि हमला नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी जो यूके देवनाथ सर कह रहे हैं कि वो ठीक है, एप्स्टीन फाइल वाला जो मामला अगर हटता है तो उसके बाद वो तस्वीर बदलती हुई नजर आ सकती है, यानी हमला हो सकता है। आशीष, ग्रुपी देवनाथ एकदम सही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इमिनेंट नहीं है अटैक अभी, लेकिन उसका कारण एक और है। अगर आप कल का डेवलपमेंट मॉनिटर करेंगे तो इजरायली प्रीमियर नेतन्याहू को यूएस जाना था एंड ऑफ फरवरी में, जो कि रिपोर्ट्स थी। ये कल रात को चेंज हुआ है। नाउ ही इज गोइंग टू अमेरिका टुडे। आज उनको अमेरिका बुलाया गया है और वेंसडे को उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक टेंटेटिव मीटिंग है। अगर ये रिपोर्ट सही है, 90% मेरे इनपुट्स हैं कि ये रिपोर्ट ऑफिशियल है, तो वेंसडे तक का टाइम और मिलता है सारी पार्टीज को अपने रिव्यूज करने का। मिस्टर अब्बास जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहली बार स्टेटमेंट दिया है मस्कट की मीटिंग के बाद। बहुत ही मेजर्ड स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने ये क्लियर किया कि अभी भी मुद्दा बातचीत में यहीं पे अटका हुआ है कि न्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शंस ही लगाने की बात करेगा ईरान, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स पे बात नहीं करेगा, ये इंडिकेशन है। तो इस बात को लेके दोनों टीमें अपने अपने राष्ट्राध्यक्षों से बात करने के लिए गई हैं। इसीलिए अमेरिका ने अभी कोई उस पे इंफॉर्मेशन नहीं दी है। मिस्टर अब्बास ने कल एक प्रेस वार्ता में ये बताया है कि हमारी बात शुरू हो गई है, लेकिन हम अपने लीडरशिप से इसको इन्फॉर्म करेंगे कि बातों में क्या क्या मुद्दे आए। इस दरमियान बेंजामिन को यूनाइटेड स्टेट्स ने बुलाया है, क्योंकि आप याद रखें कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो टीम इस बातचीत के लिए गई थी मस्कट, वो मस्कट पहुंचने से पहले इजराइल गई थी। और इजराइल की उस मीटिंग में अलोंग विथ नेतन्याहू, सरप्राइजिंगली मोसाद चीफ वाज प्रेजेंट। आईडीएफ चीफ एंड मोसाद चीफ उस मीटिंग में बैठे थे, क्योंकि इजराइल अब कहीं ना कहीं इस सारे मुद्दे को अपने तौर से देख रहा है, क्योंकि वही प्राइमरी टारगेट होगा ईरान का एज अ रिटेलिएशन टू एनी अमेरिकन एग्रेशन। और इन मेनी केसेस ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी तरफ से इजराइल पे किसी न किसी बहाने से
कुछ स्टैंड ऑफ वेपन से हमला कर सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और देखें आशीष जी। ये जो वो कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना एयर स्पेस डिनाई किया है अमेरिका को फॉर एनी गल्फ एक्शन, इसमें से कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास यूनाइटेड स्टेट्स के एयर बेसेस हैं, वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री एसेट्स हैं। हाँ। तो ये इतना सिंपल नहीं होता कि वो अमेरिका के अगेंस्ट चले गए, नहीं, ये बहुत ही इंटेलिजेंट मूव है ईरान को ये इंडिकेट करने का कि अगर कोई हमला होता है, बहुत से रास्ते हैं जहां अमेरिका ईरान को हिट कर सकता है गल्फ से, अपनी फ्रिगेट से, अपने बैटल ग्रुप से, जिसमें उन्हें इन देशों के ऊपर का एयर स्पेस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ईरान के पास इस हमले के जवाब में कोई एक्सक्यूज नहीं होगा इजराइल पे हमला करने का। ठीक है आशीष सर, आप सोडी साहब का रुख कर लेते हैं समय के हिसाब से। सोडी साहब देखिए, सर भी कह रहे हैं कि अगर एयर स्पेस अमेरिका यूज नहीं कर पाएगा तो एक कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए भी रहेगी और अच्छी खबर ईरान के लिए हो जाती है। दूसरी तरफ क्या ये इसको तीसरे विश्व युद्ध की तरफ देख सकते हैं कि संघर्ष की शुरुआत हो चुकी और इसका असर भारत पर कितना पड़ता हुआ नजर आएगा? जय हिंद आशीष जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। तीसरा विश्व युद्ध कभी नहीं होगा, उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, तीनों महाशक्तियां अमेरिका, रूस और चीन एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगी। दूसरा, कोई भी देश इन महाशक्तियों पे हमला नहीं करेगा, पहला वार इन महाशक्तियों पे हमला नहीं करेगा। तो तीसरा विश्व युद्ध तो कभी नहीं होगा। जहां तक बात है ईरान और अमेरिका की, 13 जनवरी सुबेरे 9:45 बजे जब व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति ट्रंप की फाइनल ब्रीफिंग थी 13 रात के हमले से पहले, जिसके उन्होंने आदेश 8 जनवरी को दिए थे, उस सुबेरे की ब्रीफिंग में अमेरिका की जितनी खुफिया एजेंसी थी, सबके मुखिया ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ईरान में हम जीत नहीं पाएंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी, वेनेजुएला जैसे आसान ऑपरेशन नहीं होगा। और दूसरा, खाड़ी के कई देशों ने संदेश भेजा कि अगर अमेरिका ईरान पे युद्ध करता है, हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, हम अपनी जमीन और एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हम क्षेत्रीय युद्ध में नहीं घुसना चाहते। ये दो जब चीजें हुई तो डोनाल्ड ट्रंप को अपना 13 रात का ईरान पे हमले का प्लान को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे दो और चीजें बहुत भारी हो रही थी। अगर अमेरिका को सफलता नहीं मिलेगी ईरान में, तो इस साल नवंबर में जो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, उसमें रिपब्लिकन पार्टी को बहुत चपत लगेगी। और दूसरा, अगर ईरान के हमले में कोई भी अमेरिकी सैनिक मरता है और उसका शव या बॉडी बैग अमेरिका आता है, वहां बवाल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका उन दुनिया के कुछ देशों में से है जहां पे हर इंसान, हर सैनिक की जान की कीमत है। और अगर कोई बॉडी बैग आता है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वैसी मुश्किलें हैं। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घट के सिर्फ 42% रह गई है। तो ये सारी कारणों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ईरान पे कभी हमला नहीं करेगा। हाँ, शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाएगा, बयान करेगा, कड़ी निंदा करेगा, लेकिन ईरान पे सैनिक हमला अमेरिका कभी नहीं करेगा। ठीक है सर। यूके देवनाथ सर, सोनी साहब तो कह रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं, जो फैक्ट हैं, वो इस वक्त की गवाही दे रहे हैं कि शायद आगे कुछ बातें ना हो, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की भूमिका भी इसमें चर्चा होना जरूरी हो जाती है कि अगर चीजें पलटती हैं तो इजराइल की भूमिका क्या हो जाएगी? हाँ आशीष, देखो, हो ये रहा है कि दुनिया में दो ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि युद्ध ना हो। एक है जितने मुस्लिम देश हैं, ईरान को छोड़ दे तो 56 मुस्लिम देश हैं। ये सब मुस्लिम देश दाएं बाएं गाहे बाहे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डाल रही हैं कि ईरान पर हमला ना हो। इसके कई कारण हैं। कुछ मुस्लिम देश जो हैं वो सहानुभूति दिखाना चाहते हैं। कुछ मुस्लिम देश जो हैं वो शिया देश हैं, शिया प्रबुल, यानी वहां पे आबादी का 30-40% शिया है, तो वो ईरान के प्रति सहानुभूति दिखाना चाहते हैं। काफी सारे मुस्लिम देश गल्फ के आसपास हैं। अगर युद्ध हुआ तो उनको लगता है कि युद्ध के दौरान उनकी जो ऑयल इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात है, मुस्लिम देश ईरान पर हमला नहीं चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर उनकी अपनी गद्दी खतरे में है। देखिए, पश्चिम एशिया में जितने देश हैं, कहीं पर किंग है, कहीं पर प्रिंस है, कहीं पर शाह है, कहीं पे अमीर है,
वहां प्रेसिडेंट भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर भी कई बार पैराशूट वाले होते हैं। तो इन सबको खतरा है अपनी अपनी गद्दी का। तो वो ईरान के प्रति सहानुभूति देके अपनी आवाम को अपने प्रति नरम रखना चाहते हैं। एक और बहुत बड़ा धड़ा है दुनिया में जी। जो कि नहीं चाहता कि अमेरिका हमला करे। ये है अमेरिका के मित्र देश, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के सारे देश, कनाडा। ये चाहते हैं, इनको मालूम है कि अगर युद्ध हो गया तो ऑयल की कीमत पर बैरल $90, $100 या उससे ऊपर भी चली जाएगी पर बैरल। और ये सब देश अपने कच्चे तेल का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट जो है वो पर्शियन गल्फ से मंगाते हैं। तो यह नहीं चाहते कि किसी तरह की कच्चे तेल को लेकर गड़बड़ी हो। इसीलिए जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन देश, कनाडा, इनके विदेश मंत्री और इनके एम्बेसडर अभी व्हाइट हाउस की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, गिड़गड़ा रहे हैं सुबह से। हाँ, जी ठीक है सर। आशीष सर, देखिए तेल का जिक्र किया गया है, ऐसे में यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो कौन से पहले ठिकाने होंगे जहां पर अमेरिका जो हमला करता हुआ नजर आएगा, खासकर तेल के हिसाब से अगर देखा जाए। साथ ही साथ ओमान वार्ता का क्या कुछ हुआ वो भी हमें समझना होगा, उसका भी विश्लेषण करना चाहिए आशीष सर। तो टारगेट फोल्डर्स अभी तक एकदम रेडी होंगे आशीष। हाँ। टारगेट फोल्डर्स अमेरिकन फोर्स कमांडर्स, फ्लीट कमांडर्स के पास एकदम रेडी होंगे। उनका जियोस्टैटिक टैगिंग किया होगा, उनके स्मार्ट वेपन में फीड किया होगा। उसमें एक प्राइमरी टारगेट उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी होगी, जिसको इन्होंने कुछ महीने पहले कहा था कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है। और अपनी बेवकूफियों में ये एक्सपोज हो गए कि अब आपका मेन जो मुद्दा रह गया है उन्हीं वेपन्स को, उन्हीं तरह की फैसिलिटीज को डिसफंक्शनल करने का। इसका मतलब कि कुछ महीनों पहले आपने दुनिया के सामने झूठ बोला था कि हमने ईरान के न्यूक्लियर कैपेसिटी को ऑब्लिटरेट, खत्म कर दिया है। नेस्तनाबूद ऑब्लिटरेट को कहते हैं। तो एक टारगेट वो होगा। दूसरा, ये सेव करना चाहेंगे हॉर्मुज को, तो उस पे इनको अपना डोमिनेशन करना पड़ेगा। किसी तरह सेव कैसे करेंगे? वो भी तो एक बहुत, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ईरान के पास। जी। तो वहां पे मुझे लगता है इसमें जो ईरान के मित्र देश हैं, देखें अगर आप तुर्की का एक प्रपोजल देखें, जब उनके पास मीटिंग होने वाली थी, मस्कट से पहले मीटिंग वहां होने वाली थी, उन्होंने बड़ा सेंसिबल एक ट्रैक दिया था कि इसको आप ग्रेजुअली रिडक्शन करें। लड़ाई में जाने से पहले जरूरी नहीं है कि आपकी चारों के चारों मिशन ऑब्जेक्टिव को ईरान मान जाए कि सारे बम हटा दे, न्यूक्लियर सारे मिसाइल्स को खत्म कर दे, इनरिच यूरेनियम को वहां से बाहर कर दिया जाए, और वो हमास और इन तरह पार्टीज को वेपन ना देने का कोई समझौता कर दे अमेरिका के साथ। चारों को एक साथ टेबल पे लेके जाना ठीक नहीं है। वन बाय वन आपका पहला कंसर्न है कि उनके न्यूक्लियर एनरिचमेंट को हम फिर से रोक दें। फिर आप इन ड्यू कोर्स इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year आप बोलें कि अपने मिसाइल रिडक्शन को सर दिस इज पॉसिबल और नॉट? अगर वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो पॉसिबल है या नहीं? इवेंचुअली आशीष, अगर कुछ पॉसिबिलिटी है, अगर इस वॉर को अवॉइड करना है, लाइकली वॉर को, तो ये बहुत पॉसिबल है। देखें कल फिर से अमेरिकन लीनिंग मीडिया ने एक नया मैसेकर का नंबर्स दिया है। हाँ। कि वहां 36,000 से 43,000 लोगों को मारा गया ईरान में। तो ये फिगर हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि वहां से जो हमारी इंट गैदरिंग हुई है, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस गैदरिंग हुई है, उसमें भी बहुत लूप होल्स थे, सही पिक्चर उनके पास नहीं पहुंची थी। अब ये 43,000 मतलब तियाननमेन स्क्वायर जो बीजिंग में एक अपराइजिंग हुई थी कम्युनिस्ट के अगेंस्ट, उसमें भी इतने लोग शायद नहीं मारे गए थे। तो ये वॉर तभी टलेगी जब कोई ना कोई रजीम चेंज ना हो, रजीम मॉडरेशन हो, कि खुमैनी के लड़के को दे दिया जाए या मिस्टर रेजा 14 फरवरी से एक नया फिर से अपराइजिंग शुरू करने के लिए कॉल दिए हैं अमेरिका में बैठे बैठे, जो लीडर इन एग्जाइल है ईरान के। हाँ। तो ये सारी चीजें अभी बड़ी डायनेमिक है आशीष, बट वॉर नहीं होने के लिए इन चारों में से कोई ना कोई एक संधि अगले एक हफ्ते में होनी चाहिए। ठीक है सर। सोडी साहब, अगले दौर की, पहले दौर की बातचीत जो है बेहद सकारात्मक तौर पर कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बातचीत अभी शुरू ही हो रही थी या खत्म हो चुकी थी, मैं थोड़ा सा करेक्ट होना चाह रहा हूं। तो उसके बाद जो सैंक्शन बम फोड़ दिया जाता है वो कैसे देखते हैं? साथ ही साथ अगर युद्ध होता है तो इजराइल क्या तैयार है, ईरान क्या तैयार है? आशीष जी,
ईरान में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ 1979 में, 47 साल हो गए, अमेरिका ने कितने आर्थिक प्रतिबंध ईरान पे लगाए। लेकिन जब पिछले साल 12 दिन का युद्ध हुआ ईरान और इजराइल का, ईरान ने इजराइल की राजधानी टेल अवीव को 1/3 बर्बाद कर दिया। नेतन्याहू को ट्रंप के पास भाग के जाना पड़ा और ट्रंप ने एक मुखौटा हमला किया ईरान पे और ईरान ने मुखौटा हमला किया अमेरिका पे, जो हम सारे जानते हैं। कहने का मतलब है ये जो आर्थिक प्रतिबंध है इनका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए उत्तर कोरिया पे कितने आर्थिक प्रतिबंध है, रूस पे कितने आर्थिक प्रतिबंध है। हाँ। उससे क्या देशों की सैनिक शक्ति खत्म हो गई? क्या ये देश अमेरिका के सामने घुटने पे आके टिक गए? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा दुनिया के हर मिलिट्री एकेडमी में ईरान के बारे में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध होने के बावजूद अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने अटूट तरीके से खड़ा हुआ है, इजराइल जैसी बड़ी सैनिक शक्ति को पिछले साल के 12 दिन के युद्ध में हराया, ये वाकई में एक स्टडी करने लायक टॉपिक है। आशीष जी, दूसरा ये जो वेस्टर्न मीडिया की बातें होती है ना, ये अधिकतर झूठ होती हैं। हमने देखा किस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध में वेस्टर्न मीडिया ने कितना हाहाकार मचाया, अंत में बिल्कुल उल्टा निकला। वेस्टर्न मीडिया ने कितने दशकों तक फिलिस्तीन के मुद्दे को दबा के रखा, लेकिन जब सोशल मीडिया आया और फिलिस्तीन का मुद्दा दुनिया के सामने आया, पूरी दुनिया फिलिस्तीन के पीछे खड़ी हो गई। हमने देखा किस तरह से कितने दशकों तक वेस्टर्न मीडिया कहता रहा कि चीन तो बिल्कुल आर्थिक तौर पे टूट चुका है, अंदर वहां गृह युद्ध होगा, वो तो बिल्कुल आर्थिक तौर पे चल ही नहीं पाएगा। कुछ ऐसा हुआ? तो ये वेस्टर्न मीडिया की जो खबरें होती हैं ये प्लांटेड होती हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट से होती हैं। तो मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा ये वेस्टर्न मीडिया की ना तो खबरें देखें ना पढ़ें। अगर अध्ययन करना है और भी स्रोत हैं अध्ययन करने के, और वहीं से सही जानकारी आती है। और मैं ये एक और टिप्पणी करना चाहूंगा जी, ये जो पश्चिमी कुछ देश अमेरिका और इजराइल ने जो पिछले साल तक ईरान को हमला लिया, उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। ईरान के पास बेशक आधुनिक लड़ाकू विमान ना हो अमेरिका की तरह, बेशक ईरान के पास आधुनिक युद्धपोत ना हो इजराइल की तरह, लेकिन ईरान की सैनिक शक्ति में भी कोई कमी नहीं है। तभी उसने पिछले साल के 12 दिन के युद्ध में इजराइल को हराया, जिसे आर्मी टर्म में कहते हैं पायरेक विक्ट्री। पायरेक विक्ट्री हुई ईरान की, और अमेरिका ने भी ईरान के साथ बंद दरवाजे के पीछे पूरा वो मुखौटा हमला किया। तो मैं फिर यही कहूंगा, कोई युद्ध नहीं होगा। ये वेस्टर्न मीडिया का एक नैरेटिव है ईरान पे दबाव डालने का, लेकिन ईरान के सुप्रीम कमांडर पे, राष्ट्रपति पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बल्कि अमेरिका को कह दिया तुम एक हमला करो, हमने तुम्हारे 9 सैनिक अड्डे को मिडल ईस्ट में देवनाथ सर से मैं इसका जवाब ले लेता हूं, क्योंकि देवनाथ सर ने शुरू में ही टिप्पणी की, कहा कि एप्स्टीन तक की बात है, उसके बाद तो हमला होगा। देवनाथ सर। हाँ आशीष, एक आंकलन ये भी लगाया जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल से लगातार खुलासे आ रहे हैं। आज इतवार है, दुनिया बड़ी बेचैन होकर खास तौर से जेनजी सोमवार और मंगलवार का इंतजार कर रही हूँ। तो एक आंकलन ये भी लगाया जा रहा है कि ध्यान बटाने के लिए एप्स्टीन फाइल से शायद डोनाल्ड ट्रंप फिर से ईरान पर हमला शुरू कर दें, ताकि उनकी प्रेसिडेंशियल खामियों की तरफ लोगों का ध्यान ना जाए और लोगों का ध्यान जो है ईरान की तरफ चला जाए। अब सवाल उठता है कि ईरान पर अमेरिका अगर हमला करेगा तो हासिल क्या होगा? हर युद्ध का एक एम होता है, लक्ष्य होता है, और फिलहाल पेंटागन ने बोल दिया है कि मिलिट्री तौर पर कोई भी लक्ष्य ईरान में है नहीं। हासिल क्या होगा? पेंटागन ने कह दिया कुछ नहीं हासिल होगा। ठीक है सर। पेंटागन की रिपोर्ट जो है, जिसको CIA भी सपोर्ट कर रही है, कि अंदरूनी कोई बगावत नहीं है, सड़कों पर ठीक है सर, समय बहुत कम है। एक लास्ट कमेंट मैं आशीष सर से लेना चाह रहा हूं। आशीष सर, लास्ट कमेंट दीजिएगा, बहुत कम समय है। क्या इस वक्त युद्ध की तस्वीर अब खुलने जा रही है? युद्ध होगा ही होगा या नहीं होगा, या वेट करना चाहिए? ईरान में लीडरशिप को कुछ ना कुछ ऑल्टर किया जाएगा। फुल फ्लेजेड युद्ध नहीं होगा, लिमिटेड कन्फ्लिक्ट के पूरे चांसेस हैं। लेकिन अभी अगले कुछ दिन, जब तक बेंजामिन अपनी यूएस यात्रा नहीं खत्म कर लेते हैं और सेकंड राउंड की डिस्कशन नहीं हो जाती है, तब तक वी आर नॉट सीइंग एनी मोर फ्लेयर अप।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त बस इतने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी वक्त का जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एक तस्वीर और साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि अभी एक और वार्ता होनी है, लेकिन उससे पहले से जिस तरह से सैंक्शन बम जो है वो फोड़ा गया अमेरिका की तरफ से, वो कहीं ना कहीं ये संदेह दे रहा है कि शायद अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। सवाल 10 बजे में अभी के लिए बस इतना ही। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देखिए।